ग्रीटिंग्स टू ऑल डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फुटप्रिंट्स विदाउट फीट क्लास 10th की बुक का चैप्टर 6 का पार्ट 2 रीड करेंगे। पर उससे पहले हम लोग पार्ट 1 का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 के वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिचर्ड एब्राइट ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज स्टडिंग इन 3rd ग्रेड। हिज मदर वाज द ओनली सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू हिम। रिचर्ड एब्राइट के फादर जब वो क्लास 3rd में थे तभी उनकी डेथ हो गई थी और सिर्फ उनकी ब्रिंगिंग अप के लिए उनकी मदर थी एंड सी वॉज द सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट। उनके प्रोत्साहन का, उनको प्रेरित करने का सिर्फ वही एक माध्यम बची हुई थी। उन्होंने कई तरीके से सपोर्ट भी किया उनको उनकी लाइफ में। बचपन से ही एब्राइट क्या थे, बहुत ही क्यूरियस थे और वो साइंटिस्ट की डिस्कवरीज़ में और साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया करते थे। वो फुटबॉल और जो और स्पोर्ट्स थे उसको खेलने के शौकीन नहीं थे, लेकिन वो चीज़ों को कलेक्ट करने के ज़्यादा शौकीन थे। 22 इयर्स की एज में उन्होंने स्काउट ऑफ द ईयर का एक खिताब जीता और उसके बाद उन्होंने सेल पे एक थ्योरी जो है रिप्रेजेंट की, जो उनकी एक साइंस जर्नल में जो है पब्लिश हुई। इस थ्योरी में उन्होंने अपने बचपन की जो भी उनकी इमेजिनेशन थी उसको उन्होंने पूरा किया और एक रिनाउंड साइंटिस्ट बन गए। आगे उन्होंने साइंस के फील्ड में बहुत सारे अवार्ड उन्होंने विन किए। एज अ चाइल्ड जब वो छोटे थे तब वो चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे, जैसे कि रॉक्स और फॉसिल्स, रिमेन्स ऑफ समथिंग, रॉक्स और कॉइन्स, ये सब चीज़ों को कलेक्ट किया करते थे। रात में कभी कभी आसमान को घूरा करते थे और तारों के बारे में जानने की कोशिश किया करते थे। उनकी मदर उनको हमेशा ट्रिप पे ले जाया करती थी और उनके लिए नए नए गैजेट्स लाया करती थी जो उनको डिस्कवरीज में हेल्प करते थे, जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स, इस तरह की चीज़ों को वो ला करके उनकी हेल्प किया करती थी। दोनों मदर और सन में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग थी। उनकी मदर उनको हर तरीके से सपोर्ट करती थी। बचपन में उनके पास आसपास कोई फ्रेंड नहीं था, लेकिन जैसे जैसे रिचर्ड बड़े होते हैं उनकी मदर उनको फ्रेंड्स को भी अलाउ करती थी घर पर आने के लिए। और जब रिचर्ड ने अपने आसपास 25 बटरफ्लाईज की स्पीसीज़ को कलेक्ट कर लिया और उन्होंने ये सोचा कि शायद उन्होंने बटरफ्लाई की जितनी भी स्पीसीज़ है वो उन्होंने कलेक्शन कर लिया है, तब उनकी मदर उनके लिए एक बुक लाती हैं जिसका नाम होता है द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, और विच गेव हिम सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन, जिससे इनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और ये बुक क्या करती है, उनको एक एविडेंस देती है कि कैसे बटरफ्लाईज माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका तक। इस बुक से वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं और फिर अपनी डिस्कवरीज़ में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में एब्राइट क्या करते हैं कि एक फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज, एक बटरफ्लाईज के ग्रुप को जो है वो रेयर करते हैं अपने घर के बेसमेंट में, और वहाँ पे जो फीमेल मोनार्क होती है वो उसकी लाइफ साइकिल को वो रीड करते हैं, देखते हैं कि उसकी लाइफ साइकिल में क्या होता है, और वो उनको ये पता चलता है कि मोनार्क बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल में एग से कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से प्यूपा और प्यूपा से फिर बटरफ्लाई। इस तरह से वो अपनी डिस्कवरी करने लगे। आगे उनको बुक के लास्ट में बताया गया था कि अगर बटरफ्लाई के माइग्रेशन को रीड करना है तो उनको बटरफ्लाई के विंग्स में टैग, लेबल लगाना होगा और फिर ये ऑब्जर्व करना होगा कि वो कितनी दूर तक माइग्रेट कर सकती हैं। ये बहुत ही टीडियस वर्क था, एब्राइट ने इसे किया भी, और इसको करने के बाद उन्होंने ये ऑब्जर्व किया सिर्फ उनकी छोड़ी हुई जो बटरफ्लाईज थी उसमें से 2 ही बटरफ्लाई रिकैप्चर होती हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा 75 माइल्स ही ट्रेवल कर पाती हैं। इस ऑब्जर्वेशन के बाद उनका थोड़ा सा इंटरेस्ट इस पे से कम हुआ और उन्होंने फिर अपने अटेंशन को दूसरी तरफ आगे बढ़ाया। अब तक के पार्ट 1 के वीडियो में हमने इतना ही पढ़ा था। आगे हम लोग देखते हैं कि पार्ट 2 में क्या क्या रिचर्ड एब्राइट आगे करते हैं। So let's proceed to the video of part 2. It is going to start from page number 35. Then in the 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair
एंड लॉस्ट। तब यहाँ पे क्या हुआ कि रिचर्ड एब्राइट जब उन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया। काउंटी साइंस फेयर क्या होता है कि एक रीजनल एक साइंस एग्जीबिशन होता है जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट पार्टिसिपेट करते हैं। रीजन क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहाँ पे साइंस फेयर हेल्ड होता है, जहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है और वहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब ये क्लास 7th में थे तब ही केम टू नो व्हाट रियल साइंस वाज व्हेन ही टुक पार्ट इन काउंटी साइंस फेयर। जब इन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया तब इनको पता चला कि रियल साइंस क्या होता है, उसके पहले इनको नहीं मालूम था। और वहाँ रीज़न क्या था, कैसे इनको पता चलता है, क्योंकि ये वहाँ पे अनसक्सेसफुल रहे, ही लॉस्ट। तो जब ये क्लास 7th में थे तब इन्होंने काउंटी साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया और जब उनको वहाँ पर अनसक्सेसफुल रहे, जब इनकी वहाँ पर हार हुई तब इनको पता चला कि रियल साइंस क्या होता है। इट वॉज़ रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन समथिंग। और ये बहुत ही इनके लिए दुख की बात थी कि ये वहाँ पर सैड फीलिंग टू सिट देयर, कि वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड नॉट गेट एनीथिंग, और वहाँ पर इनको कुछ भी नहीं मिला, जबकि वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे सबको कुछ न कुछ वहाँ पर अवार्ड मिला, कुछ न कुछ वहाँ पर प्राइज़ मिले, लेकिन एब्राइट को कुछ भी नहीं मिला। तो ये उनके लिए बहुत ही दुख की बात थी। इट वॉज़ अ रियली सैड फीलिंग फॉर हिम टू सी ऑल अदर पीपल they win something while he did not get anything, जबकि इनको कुछ भी नहीं मिला। His entry was slide of frog tissue। इनकी काउंटी साइंस फेयर में एंट्री कैसे हुई? इनकी एंट्री जो है हुई क्योंकि इन्होंने फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड्स बनाई थी। फ्रॉग टिश्यू स्लाइड्स क्या होती है कि स्मॉल थिन ग्लास होता है, उस स्ट्रिप्स पे इन्होंने टिश्यू क्या होता है कि एक मास ऑफ सेल्स या ग्रुप ऑफ सेल्स का एक इन्होंने फ्रॉग के ग्रुप ऑफ सेल्स का इन्होंने एक स्लाइड बनाई थी और ये उसी बेस पे इनको वहाँ पर एंट्री मिली थी, विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको इन्होंने एक माइक्रोस्कोप के अंदर जो है शो किया था, डिस्प्ले किया था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। और उसको परफॉर्म करने के बाद इनको पता चला कि वहाँ पर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जितने भी विनर्स हैं वो एक्चुअली उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो रियल साइंस पर किया है, वो उन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया है और इनकी तरह उन्होंने डिस्प्ले नहीं बनाया, इनकी तरह उन्होंने जो है एक कोई स्लाइड नहीं बनाई है, उन्होंने रियल साइंस पे वर्क किया है। सो नाउ ही हैड डिसाइडेड कि अब ये भी जो है रियल साइंस पे वर्क करेंगे इनको, क्योंकि वहाँ से एक एक्सपीरियंस मिलता है जो इनको एक नॉलेज देता है अबाउट द साइंस एग्जीबिशन के बारे में पता चलता है इनको वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद। तो इनको ये पता चलता है कि ये सिंपली कोई एक डिस्प्ले और पार्टिसिपेंट्स नहीं करते हैं, जो विनर्स रहते हैं उनका खाली डिस्प्ले ही नहीं है बल्कि वो रियल साइंस के प्रोजेक्ट पे वर्क किए हैं। ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वॉज अपीयरिंग। अब इससे क्या हुआ कि जब उन्होंने वहाँ पे जब इनकी हार हुई तो इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो जाग गई, इनके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जाग उठी और ये इनको लगा कि कैसे जो है साइंस फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, तब इनको उसका जो है एक उनको जो है वहाँ से एक्सपीरियंस मिला। सो ही डिसाइडेड कि अब ये जो है जब काउंटी साइंस फेयर में जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो ये रियल प्रोजेक्ट वर्क पे काम करेंगे और वहाँ पे वो उसको रियल प्रोजेक्ट वर्क को ही रिप्रेजेंट करेंगे। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर फेयर्स आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। और फिर इन्होंने अपने आप में कहा कि इनको अब ये बात पता चल गई है कि अब इनको नेक्स्ट ईयर्स के साइंस फेयर में अगर इनको पार्टिसिपेट करना है तो इनको रियल एक्सपेरिमेंट पे काम करना पड़ेगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और इनका जो सबसे मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट क्या था, इनका जो सबसे मैक्सिमम जो इनको नॉलेज था वो था on the subject of insect, as he had been studying them for quite some time now। क्योंकि ये काफ़ी समय से इंसेक्ट पर स्टडी कर रहे थे, बचपन से ही जो है बटरफ्लाई पे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो ये उनका एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, तो इन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पर कोई रियल एक्सपेरिमेंट करने के लिए सोचा। सो ही रोट टू डॉक्टर यूखार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs। और
इसीलिए इन्होंने क्या किया, डॉक्टर यूखार्ट को एक लेटर लिखा और उस लेटर में इन्होंने कहा कि जो है ये उनसे सजेशंस चाहते हैं, ही वांट्स सजेशन, ही वांट्स आइडियाज दैट हाउ टू परफॉर्म द रियल साइंस प्रोजेक्ट, कैसे रियल साइंस पे प्रोजेक्ट कैसे करते हैं। इन्होंने उनसे आइडियाज़ लिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इंसेक्ट सब्जेक्ट पे, क्योंकि डॉक्टर यूखार्ट की बुक को ही इन्होंने पढ़ करके जो इनकी मदर ले आई थी उससे इनको काफ़ी इंस्पिरेशन मिला था साइंस के फील्ड में, इसलिए इन्होंने डॉक्टर यूखार्ट को सबसे बेस्ट समझा और उनसे आइडियाज़ के लिए डिमांड की। और इसीलिए डॉक्टर यूखार्ट ने क्या, ही सेंट बैक अ लॉट ऑफ आइडियाज़ फॉर हिज नेक्स्ट ईयर्स प्रोजेक्ट। इसलिए डॉक्टर यूखार्ट ने ही सेंट अ लॉट ऑफ आइडियाज़, उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ दिए। उन्होंने स्टैक ऑफ मीन्स क्या होता है कि मेनी आइडियाज़, तो इन्होंने बहुत सारे यूखार्ट ने आइडियाज़ सेंड किए, उनको सजेशंस दिए और उनके नेक्स्ट ईयर के प्रोजेक्ट के लिए। Those kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs। और जो उन्होंने सजेशंस दिया, जो उन्होंने आइडियाज़ दिए, उससे जो है ये एब्राइट जो है ही रिमेंड बिजी विद दोज आइडियाज़ ऑल थ्रू आउट हिज हाई स्कूल एंड वन मेनी प्राइजेज़। तो जो डॉक्टर यूखार्ट ने इनको सजेशंस दिया, जो उन्होंने आइडियाज़ शेयर किए इनके साथ में, उससे ये अपने पूरे हाई स्कूल में, जब ये हाई स्कूल परफॉर्म कर रहे थे तो वो पूरे साइंस के जो प्रोजेक्ट्स थे, जो आइडियाज़ थे, उस पर ये पूरा बिज़ी रहे और इन्होंने उस पर जो है कई सारे जो है प्राइज़ भी विन किए। साइंस, बहुत सारे साइंस फेयर्स में जो है, काउंटी साइंस फेयर्स में इनको जो है प्राइज़ मिले और इंटरनेशनल साइंस फेयर तक उनके आइडियाज़ इनको ले गए। फॉर हिज 8th grade project, एब्राइट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिजीज़ दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। और जब ये क्लास 8th में पहुँचे तो ही ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिजीज़, तब इन्होंने कोशिश की कि जो है वायरल डिजीज़ जो मोनार्क कैटरपिलर्स में हो रहा था और जिसकी वजह से बहुत सारी मोनार्क कैटरपिलर्स दे वर बीइंग किल्ड, उस वायरल डिजीज़ से दैट दोज वर किल्ड, वो सारी मोनार्क कैटरपिलर्स जो है वो मर जा रहे थे। तो उसको पता लगाने की इन्होंने कोशिश की जब ये क्लास 8th में थे। एब्राइट थॉट द डिजीज़ माइट बी कैरीड बाई अ बीटल। और फिर वहाँ पे एब्राइट ने ये गैस किया कि ये ज़रूर ये जो डिजीज़ है, जो ये वायरल डिजीज़ है, ये बीटल के थ्रू जो है फैल रही है। ही ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट को जो है और ज़्यादा उसको प्रूव करने के लिए इन्होंने जो है कैटरपिलर्स के साथ में, जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे उनके साथ में इन्होंने बीटल्स को भी साथ में रखा। आई डिडंट गेट एनी रियल रिजल्ट्स ही सेड। और फिर इन्होंने जब रखा तो उसके बाद इन्होंने बताया कि उसको रखने के बाद इनको कोई उसका बेहतर कोई रिजल्ट नहीं मिला, कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, उसका कोई परिणाम नहीं मिला। बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम आई वन। और फिर भी ये काउंटी साइंस फेयर में उस प्रोजेक्ट को ये ले गए कि जो है ये शायद हो सकता है कि बीटल्स की वजह से ये वायरल डिजीज़ ट्रांसमिट हो रही होगी, चाहे फैल रही होगी। तो इसीलिए ये इस प्रोजेक्ट को, इस लाइव प्रोजेक्ट को ये जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके जो है काउंटी साइंस फेयर में दिखाया। एंड दिस थ्योरी मेड हिम विन द प्राइज़। और ये थ्योरी जो उन्होंने वहाँ प्रोजेक्ट पे दिखाया, ही वन समथिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के लिए इनको जो है कुछ न कुछ वहाँ पे प्राइज़ मिला। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterfly copy monarchs. The theory was that viceroy look like monarch because monarch don't taste good to birds. अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इन्होंने एक दूसरी थ्योरी पर काम किया और वो थ्योरी क्या थी, वाइसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क्स। इन्होंने बताया कि जो वाइसराय बटरफ्लाई होती है, जो बटरफ्लाई की स्पीसीज़ एक वाइसराय होती है, वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है, उसकी नकल करती है। और इन्होंने बताया कि वो इसलिए नकल करती है, उसका रीज़न क्या है कि जो वाइसराय बटरफ्लाई है उसको बर्ड्स लाइक नहीं करती हैं। उन्होंने थ्योरी में आगे बताया कि जो वाइसराय बटरफ्लाइज हैं, दे लुक लाइक मोनार्क, वो मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह दिखती हैं। बिकॉज मोनार्क डू नॉट टेस्ट गुड टू द बर्ड्स, क्योंकि जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं वो बर्ड्स को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, वो टेस्टी नहीं लगती हैं। इसलिए बर्ड्स जो है वो ज़्यादातर वाइसराय बटरफ्लाई को खाना पसंद करती हैं। इसलिए वाइसराय बटरफ्लाई अपने आप को बचाने के लिए वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करती है, जिससे उसको बर्ड्स खाने ना पाए। तो इन्होंने ये एक रीज़न दिया कि जो है जो वाइसराय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है, वो उसकी तरह दिखती है और उसकी सारी नकल करती है, जिससे उसको बर्ड्स खाने ना पाए। वाइसराय on the other hand do taste good to birds, so the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner। और जितना वो कम जो है दिखेंगी
वाइसराय बटरफ्लाई अपने आप को जितना मोनार्क बटरफ्लाई की तरह वो दिखेंगी, तो वो क्या होगा कि उनको बर्ड्स खाने नहीं पाएगी। तो इट मीन्स क्या था कि वाइसराय बटरफ्लाई वांटेड टू लुक लाइक मोनार्क्स बटरफ्लाई so that the birds would not prefer them eating as dinner, okay? तो जैसे बर्ड्स जो है वो अपने एक डिनर की तरह से उनको ना पसंद करें, ना उनको प्रीफर करें, इसलिए वो वाइसराय बटरफ्लाई क्या करती हैं, दे कॉपीड मोनार्क बटरफ्लाई, वो मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती हैं। सो इन्होंने ये प्रोजेक्ट भी वहाँ पर दिखाया, एंड दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो मेड हिम टू विन द प्राइज। इस प्रोजेक्ट से भी इनको जो है प्राइज मिले वहाँ पर। ए ब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। ए ब्राइट का प्रोजेक्ट जो है ये वहाँ पर इन्होंने बताया, और इनफैक्ट जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाती थी। लेकिन फिर आगे इन्होंने अपने प्रोजेक्ट में एब्राइट ने ये पाया कि जो स्टारलिंग क्या है, एक बर्ड का नाम है, ये स्टारलिंग एक तरह की बर्ड है, और ये एक यूरोपियन बर्ड है। तो ये क्या करती कि ये मोनार्क बटरफ्लाई को भी खाती है। अदर बट जो मतलब ये आम जो ऑर्डिनरी बर्ड्स हैं, ऑर्डिनरी बर्ड्स क्या करती हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाती हैं। लेकिन स्टारलिंग बर्ड जो है वो एक ऐसी बर्ड है, एक ऐसी यूरोपियन बर्ड है जो कि मोनार्क बटरफ्लाई को भी खाती है। तो ये कि यही एक बर्ड है जो कि मोनार्क बटरफ्लाई को लाइक करती है, वो उसको भी खा जाती है। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट, उसको अगर मोनार्क बटरफ्लाई जितनी ज़्यादा मिले उतनी ज़्यादा वो खा जाती है। तो एब्राइट सेड लेटर research by other people showed that वाइसराय probably do copy the monarch, और इसीलिए जो है इन्होंने बताया कि जो वाइसराय बटरफ्लाई है मोनार्क बटरफ्लाई को कॉपी करती है, क्योंकि जो अदर बर्ड्स हैं, ज़्यादातर बर्ड्स जो हैं वो वाइसराय बटरफ्लाई को खाती हैं। सिर्फ एक स्टारलिंग बर्ड है जो कि मोनार्क बटरफ्लाई को खाती है, बाकी सारी बर्ड्स जो हैं वो वाइसराय बटरफ्लाई को खाती हैं। इसलिए वाइसराय क्यों कॉपी करती हैं, मोनार्क बटरफ्लाई की आदतों को कॉपी करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न। तो जूलॉजी डिवीज़न में, जूलॉजी डिपार्टमेंट में जितने भी प्रोजेक्ट थे, दिस प्रोजेक्ट वन हिम द फर्स्ट डिवीज़न। इनको जो है वहाँ पे फर्स्ट रैंक मिला इस प्रोजेक्ट के लिए, और थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और काउंटी साइंस फेयर में जितने भी प्रोजेक्ट वर्क साइंस फेयर में आए हुए थे, जितने भी एग्जीबिशन में वहाँ पर प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए गए थे, उसमें ओवरऑल इसकी पोजीशन थर्ड पोजीशन थी। तो इस प्रोजेक्ट की इनको जो है थर्ड पोजीशन मिली ओवरऑल पोजीशन में। Now turning to the page number 36. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to the discovery of an unknown insect hormone. और जब ये क्या हुआ कि जब ये सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल की जब ये सेकेंड ईयर में थे, तब इन्होंने रिचर्ड एब्राइट में ही बिगैन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो इन्होंने एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन पर अपने रिसर्च को इन्होंने स्टार्ट किया। सो ड्यूरिंग हिज सेकेंड ईयर ऑफ हाई स्कूल रिचर्ड स्टार्टेड अ रिसर्च फ्रॉम विच ही फाउंड अबाउट एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। इनको एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन पर इन्होंने काम करना शुरू किया। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ द लाइफ ऑफ सेल्स। अब जब इन्होंने हार्मोन पे काम शुरू किया, तो ये जो ये हार्मोन की जो रिसर्च थी, that helped him in his new theory about the life of cells as well। और इससे इनको जो है लाइफ ऑफ सेल्स के बारे में भी पता चला। The question he tried to answer was simple: what is the purpose of everyone? What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? और जो ये क्वेश्चन इन्होंने जो रिसर्च में इन्होंने एक क्वेश्चन अपना रखा था, जो इनका बेस था क्वेश्चन, जो इनका क्वेश्चन का बेस था वो क्या था कि क्यों जो है मोनार्क बटरफ्लाईज़ में 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स मोनार्क बटरफ्लाई पर क्यों होते हैं। तो इन्होंने जब अपना रिसर्च करना शुरू किया था, तो इनका रिसर्च का क्वेश्चन ये था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसमें 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट क्यों पड़े होते हैं उसके विंग्स पर, ऐसा क्यों होता है। तो बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर क्या कहा कि द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वॉज सिंपल: व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा? एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल। तो जो सबका एक कॉमन आंसर ये था कि मोस्ट ऑफ द पीपल सेड दैट द स्पॉट्स वर मेड फॉर मेकिंग इट टू लुक
लुक मोर अट्रैक्टिव। तो बहुत सारे लोगों ने ये गेस किया कि जो उसमें स्पॉट्स होते हैं, उसके विंग्स पर गोल्ड स्पॉट्स बने होते हैं, वो उसको और अट्रैक्टिव दिखने के लिए होते हैं, उसका कोई और रीज़न नहीं है, वो सिर्फ अट्रैक्टिव दिखने के लिए होते हैं। बट एब्राइट ने मतलब ये बताया कि बहुत सारे लोगों ने ये अज्यूम किया कि वो अट्रैक्टिव दिखने के लिए होते हैं, लेकिन जो डॉक्टर यूखार्ट हैं, ही डिड नॉट बिलीव इट। डॉक्टर यूखार्ट ने कहा वो इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि ये अट्रैक्टिव दिखने के लिए होते हैं, बल्कि इसके पीछे कुछ और रीज़न है। To find the answer, Ebright and other excellent science students first had to build a device that showed that the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. और इस आंसर को पाने के लिए एब्राइट और उनके साथ में जो और एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट थे, जो साइंस में और अच्छे स्टूडेंट थे, उन सब ने मिल कर के एक डिवाइस को बनाया, और जिस डिवाइस की मदद से ये लोग देख पाए कि जो वो गोल्डन स्पॉट्स हैं वो कुछ हार्मोन रिलीज़ करते हैं, कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं वो लोग, और जो बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये इन्होंने डिस्कवरी की कि जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, उस डिवाइस की हेल्प से इन्होंने ये प्रूव किया कि दोज स्पॉट्स produced a hormone necessary for the full development of a butterfly from a pupa से एक बटरफ्लाई बनाने में वो सारे गोल्ड स्पॉट्स जो होते हैं उससे हार्मोन्स निकलते हैं जो उसके ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये इन्होंने वहाँ पर प्रूव किया। This project won a bright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। इस प्रोजेक्ट ने ब्राइट को काउंटी फेयर में जो है फर्स्ट पोजीशन दिलाया, फर्स्ट रैंक दिलाया, और इनको एक एंट्री मिल गई, इनको एक टिकट मिल गया इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर के लिए, इनको वहाँ पर एक एंट्री टिकट मिल गया। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और जूलॉजी डिपार्टमेंट के लिए इनको वहाँ पर थर्ड पोजीशन मिली। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटमोलॉजी लैबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और इनको जो है वहाँ पर जो एंटमोलॉजी मीन्स क्या होता है कि अ साइंस डीलिंग विद द इंसेक्ट्स। तो जो इंसेक्ट्स की जो स्टडीज़ होती है उस ब्रांच में जो है उस लेबोरेटरी में इनको काम करने का मौका मिला। तो ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क एट द एंटमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। तो ये आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में इनको काम करने का मौका मिला। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कॉन्टिन्यूड हिज एडवांस्ड experiments on the monarch pupa. That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. तो अब इन्होंने क्या किया, मीन्स ही कॉन्टिन्यूड हिज वर्क, इन्होंने जो है अपने काम को जारी रखा ऑफ विद द मोनार्क प्यूपा, जो मोनार्क का प्यूपा था जो उस पर ये काम कर रहे थे, इन्होंने उसको जारी रखा। एंड एज अ हाई स्कूल जूनियर, जबकि ये क्या थे, हाई स्कूल जूनियर स्टूडेंट थे, एंड दैट लेड हिम टू विन द फर्स्ट प्राइज़ एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। अभी तक इनको इंटरनेशनल साइंस फेयर में थर्ड प्राइज़ मिला था, लेकिन जब इन्होंने बाद में उसके बाद पार्टिसिपेट किया तो ही वन द फर्स्ट प्राइज़ इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर। And after winning the prize, he also got a chance to work at the army laboratory during summers again। और फिर से इनको जो है आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का चांस दोबारा से मिला। In his senior year, he went a step further. He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots। और जब ये क्या हुआ कि जब अपने सीनियर ईयर में थे तो ड्यूरिंग हिज सीनियर ईयर ही ट्राइड अनदर एक्सपेरिमेंट, इन्होंने जो है एक दूसरे एक्सपेरिमेंट पे काम किया। इन विच ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, इन्होंने जो है मोनार्क के विंग से कुछ सेल को ग्रो किया इन अ कल्चर। एक कल्चर मीन्स क्या होता है कि जहाँ पर रेयर करते हैं बटरफ्लाई को, वहाँ पे इन्होंने मोनार्क के विंग को ग्रो किया एंड शोड दैट सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू अ नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स प्रोवाइडेड दैट दे वर ट्रीटेड विद द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और फिर इन्होंने वहाँ पर उसको जो उसके विंग्स थे उस पर इन्होंने जो है वर्क करने के बाद ये दिखाया, ये प्रूव किया कि जो है ये जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं ये इससे हार्मोन जो रिलीज होता है वो उसके डेवलपमेंट और सेल डिवीज़न में बहुत हेल्प करते हैं, जो उनको प्रोवाइड करते हैं, जो उनको ग्रोथ को प्रोवाइड करते हैं, जो उनके अंदर जो विंग के स्केल्स हैं, विंग स्केल्स डेवलप होते हैं, ये इन्होंने ग्रोथ को वहाँ पर डिस्प्ले करके दिखाया, उस जो है सेल्स पे वर्क करके इन्होंने दिखाया। और इसके वजह से इनको जो है इस रिसर्च में इनको फर्स्ट प्राइज़ मिला इन द इंटरनेशनल साइंस फेयर में। एंड
द प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, और इंटरनेशनल साइंस फेयर में इस पर इनको जो है फर्स्ट प्राइज़ इनको मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इसके बाद इन्होंने जो है जब इनको वहाँ से फर्स्ट प्राइज़ मिला तो इनको फिर से एक बार चांस मिला आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का, और एंड अलॉन्ग विद दैट ही वर्कड इन द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इनको यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में भी काम करने का मौका मिला। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Albright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots. और जब इन्होंने देन ही वर्कड सम मोर, ये इन्होंने क्या किया कि जब ये इनको दोबारा से लेबोरेटरी में और यूएस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जब इनको काम करने का मौका मिला तो इन्होंने फिर से हार्मोन जो गोल्ड स्पॉट से रिलीज़ होते हैं उस पर इन्होंने अपनी फर्दर जो है रिसर्च इन्होंने कंटिन्यू रखा। और जो फॉलोइंग समर्स था ही वर्कड इन द लेबोरेटरी ऑफ द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure, and he identified the chemical structure of the hormone using the लैब्स स्पेशल इक्विपमेंट। सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट मीन्स क्या होता है कि जो स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं जो कि काफ़ी हाईली टेक्निकल होते हैं, उन सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इन्होंने ये बताया कि जैसे जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्होंने उसको जो है बताया कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है। अ ईयर एंड हाफ लेटर ड्यूरिंग द जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और जब ये क्या थे कि मीन्स आफ्टर 1.5 years एब्राइट गॉट द आइडिया, एब्राइट को एक आइडिया आया फॉर द न्यू थ्योरी विच वॉज अबाउट द सेल लाइफ, जो सेल लाइफ के बारे में था। द आइडिया केम टू हिम व्हेन ही वॉज लुकिंग एट द एक्सरे फोटोज़। जब ये एक्सरे फोटोज़ पे देख रहे थे तभी इनको एक आइडिया आया वॉट मीन्स ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन, कि हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका एक इनको आइडिया आया। एंड ही डिड गेट एक्साइटेड अबाउट हिज डिस्कवरी एज सुन एज ही फाउंड इट। और ये काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुए, काफ़ी खुश हुए जब इनको ये डिस्कवरी का आइडिया इनको मिला। बट ही केम टू अ रियलाइजेशन दैट हिज ईयर ऑफ स्टडी ऑन द इंसेक्ट हार्मोन हैड सॉल्व्ड वन ऑफ द पजल्स ऑफ बायोलॉजी। और फिर इनको जो है जब इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पर इन्होंने देखा तब इनको ये बिलीव हुआ कि जो इन्होंने आंसर किया है ये बायोलॉजी का बहुत ही बड़ा पजल है, ये बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम था जो अभी तक आंसर नहीं हुआ था। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा आंसर इन्होंने किया जब इन्होंने उसके बारे में इनको पता चला, जब इन्होंने फ़ोटोज़ को देखा। तो ये आर्किमिडीज़ की, जैसे यहाँ पे ही एब्राइट डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। तो ये एब्राइट जो है इस पर बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया। जैसे कि आर्किमिडीज़ को कोई भी जो है कोई डिस्कवरी उनकी सक्सेसफुल होती थी तो वो यूरेका बोलते थे। यूरेका मीन्स क्या होता है कि ही हैड प्रूव्ड दैट। तो इस तरह से इन्होंने अपनी खुशी को जाहिर नहीं किया, लेकिन इनको ये बात पता चल गई कि इन्होंने जिस पर डिस्कवरी की है वो एक सचमुच एक बहुत ही बड़ा पजल है बायोलॉजी का, और इन्होंने कहीं ना कहीं उसको प्रूव किया है। तो he was very happy with that. The photos gave him the answer to one of biology puzzles: how the cell can read the blueprint of its DNA. DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. It determines the form and function of the cell. Thus DNA is the blueprint for life. तो यहाँ पे blueprint means क्या होता है? Basic means a design plan. और हेरिडिटी मीन्स क्या होता है कि जेनरिक एंडोवमेंट, एक जो जेनरिक एंडोवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। और फंक्शन मीन्स होता है वर्किंग। और डीएनए आपको मालूम ही है कि डीएनए जो है एक जो है इसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये जो हेरिडिटरी करेक्टर होता है उसको पेरेंट से उसके डॉटर सेल में जो है ट्रांसफ़र करते हैं, उसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो जो सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होते हैं क्रोमोसोम्स और क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं डीएनए। तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने जब स्टडीज़ की तो
इसमें इन्होंने ये सॉल्व किया कि द मिस्ट्री ऑफ सेल्स, इन्होंने सेल्स की मिस्ट्री को जो है बताया कि सेल्स में क्या क्या होता है, और उसमें इन्होंने बताया कि जो है जो डीएनए है वो सेल का क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है, वो एक बेसिक एलिमेंट है। एंड ही फाउंड दैट एज द डीएनए इज इन द न्यूक्लियस, जैसे कि डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियस में होता है ऑफ अ सेल, दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, वो डीएनए क्या करता है, हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। देयरफॉर इट डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ द एंड फंक्शन ऑफ अ सेल, हेंस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इसीलिए जो है ये बताया गया कि जो डीएनए है वो किसी भी सेल का फंक्शन, उसका स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, और इसीलिए डीएनए को एक बेसिक, एक फंडामेंटल ऑफ लाइफ बताया गया कि हर एक एनिमल्स में जो डीएनए होता है वो उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिसाइड करता है, और डीएनए ही जो है एक बेसिक एलिमेंट है जो कि एक सेल में पाया जाता है, जो हेरिडेटरी कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। सो ही हैड प्रूव्ड दिस थ्योरी। Moving to the page number 37. This is the last page. Ebright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. अब यहाँ पे क्या होता है, मॉडल्स मीन्स क्या होता है कि एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन, जिसको हम लोग डिज़ाइन बोल सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दे आर द सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ एलिमेंट और कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड या एक कोई एलिमेंट का जो एक स्ट्रक्चरल, एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चरल जो यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो एब्राइट और इनका रूममेट, इनके जो रूममेट थे, मेड ड्राइंग्स एंड प्लास्टिक मॉडल्स, उन्होंने ड्राइंग्स बनाई, प्लास्टिक मॉडल्स बनाए ऑफ दिस थ्योरी, इस थ्योरी का, एंड दिस शोड हाउ इट वाज पॉसिबल, एंड लेटर दे रोट अ लेटर, और बाद में इन्होंने जो है एक पेपर में जो है इन्होंने लिखा, विच एक्सप्लेन द प्रोसेस, जो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है, इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, उसको इन लोगों ने पेपर में पेन डाउन किया इस मॉडल को बनाने के बाद। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, Richard Ebright graduated from Harvard with the highest honors, second in his class of 1510. और उसके बाद फिर क्या हुआ कि इट डिड नॉट सरप्राइज द पीपल, हालांकि लोगों को ये बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ नहीं हुआ ये जान करके, और क्योंकि सभी लोग जो है इनको जानते थे, रिचर्ड एब्राइट को, कि इन्होंने हार्वर्ड से ग्रेजुएशन किया, एंड विद द हाईएस्ट ऑनर्स, एक हाईएस्ट ऑनर्स के साथ में इन्होंने ग्रेजुएशन किया, एंड ही स्टूड सेकंड इन हिज क्लास, और ये अपने क्लास में सेकंड पोजीशन पे आए, सेकंड रैंक इनको मिली अमंग द स्टूडेंट ऑफ 1510 स्टूडेंट्स के बीच में इनको सेकंड पोजीशन मिली, एंड इन्होंने जो है एक हाईएस्ट ऑनर्स में डिग्री को क्वालिफाई किया। Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. Then he began doing experiment to test the theory. और इसके बाद क्या हुआ कि फर्दर ही देन बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, फिर ये ग्रेजुएट स्टूडेंट बन गए, एक रिसर्चर बन गए एट द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, एंड ऑल्सो स्टार्टेड डूइंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट टू द टेस्ट द थ्योरी, और थ्योरी को एक टेस्ट करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स को, प्रैक्टिकल को टेस्ट करने के लिए एक उसके जो है ये रिसर्चर भी बन गए। And if the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. It might also lead to new ideas for preventing some types of cancer and other diseases. और जो इनकी ये थ्योरी थी, this theory इट वॉज एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट किया गया दैट इफ़ द थ्योरी विल प्रूव, अगर इनकी थ्योरी प्रूव करेगी और ये सही होती है, तो दैट इट वुड बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लाइफ। तो जो ये लाइफ की एक कॉम्प्लेक्सिटी है, जो एक जटिलता है, इसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी अगर इनकी ये थ्योरी सही होती है तो। एंड दिस ऑल्सो वुड लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, और डेफिनेटली जो कुछ तरह के कुछ कैंसर्स होते हैं उसकी रोकथाम में भी इनकी डिस्कवरी जो है हेल्प करेगी, और कुछ और डिजीजेस जो होती हैं उसमें भी जो है रोकथाम के लिए ये इनकी डिस्कवरी हेल्प करेगी। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरोसिटी, हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा eventually led him to his theory about cell life। और ये ऐसा आशा किया जा रहा था, इट वॉज एक्सपेक्टेड कि अगर इनकी थ्योरी ये प्रूफ हुई तो आगे चल करके है ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा, इट वुड बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ लाइफ, एंड ऑल्सो वुड लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेज। सो दिस शोड हाउ दिस रिसर्च ऑन द मोनार्क प्यूपा, की जो उनका मोनार्क प्यूपा का एक रिसर्च था,
दैट लेड हिम टू द थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। वो मोनार्क प्यूपा से जो है सेल स्ट्रक्चर है, सेल की जो थ्योरी है वहाँ तक उनको ले गया। एंड ही हैड बीन कीन इन साइंस, और मतलब साइंस में इतने ज़्यादा ये उत्सुक थे, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड थे कि ही स्टार्टेड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, बट दिस डिड नॉट कीप हिम अवे फ्रॉम हिज अदर इंटरेस्ट इन हिज लाइफ। लेकिन इतना सब कुछ किया, लेकिन ये जो लाइफ के और जो दूसरे इंटरेस्ट हैं उससे बिल्कुल भी अलग नहीं रहे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाई। जब ये बटरफ्लाई कलेक्ट करना शुरू किए थे तभी से इनमें साइंस का इंटरेस्ट था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन इतना डीपली इंटरेस्ट नहीं था कि और अपने अदर हॉबीज़ पर जो है टाइम न दे पाएँ, अदर इंटरेस्ट पर टाइम न दे पाएँ। एब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन डिबेटर। ये एक बहुत ही अच्छे डिबेटर बने एंड पब्लिक स्पीकर, और एक ही वॉज अ गुड ऑरेटर। एक बहुत ही अच्छे ऑरेटर थे, एक बहुत ही अच्छे पब्लिक स्पीकर थे, एंड गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन। और एक बहुत ही अच्छे कैनोइस्ट थे। कैनोइस्ट मीन्स क्या होता है कि बोट रेसर, जैसे छोटी छोटी जो बोट होती हैं, लाइट बोट्स होती हैं, उनमें जो है रेस लगाने में ये बहुत अच्छे कैनोइस्ट भी थे। तो एक मतलब ही वॉज अ गुड बोट रेसर्स। और एक जो आउटडोर्स एक्टिविटी होती हैं, जो बाहर मतलब बाहर जो परफॉर्म की जाती हैं, एक आउटडोर एक्टिविटी में भी बहुत ही अच्छे थे। ही वॉज ऑल्सो एन ऑल राउंड आउटडोर स्पोर्ट्स पर्सन along with being an expert in all these things, in all these fields. He is also an expert photographer, particularly of nature and scientific exhibits, and he was also an expert फोटोग्राफ़र। एक बहुत ही अच्छे फ़ोटोग्राफ़र थे, एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे। तो ये जो है इन्होंने जो एक साइंटिफिक एग्जीबिशन इन्होंने अपना दिखाया, एक जो साइंटिफिक थ्योरी को इन्होंने जो है रिप्रेजेंट किया। उसके अलावा ये एक बहुत ही एक्सेलेंट फ़ोटोग्राफ़र थे, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन थे और कैनोइस्ट थे। तो इस तरह से ये मतलब एक ऑलराउंडर पर्सन थे। In high school, Richard Ebright was a straight student because learning was easy. He turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs. He also found someone to admire, Richard Wearer, his social studies teacher and advisor to both clubs. Mr. Wearer was the perfect person for me. Then he opened my mind to new ideas, Ebright said. तो मतलब ही वॉज ग्रेट एट कैप्चरिंग नेचर एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट। जो साइंटिफिक सब्जेक्ट थे उसमें बहुत अच्छे थे, और ये जो है फोटोग्राफर भी अच्छे थे। एंड एज ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, जैसे कि एक बहुत ही ग्रेट स्टूडेंट थे, एंड ऑलवेज यूज टू स्कोर गुड, और बहुत अच्छा ये इनके मार्क्स भी आया करते थे। ही यूज टू फोकस हिज एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। और ये जो है डिबेट में और मॉडल यूनाइटेड नेशन के क्लब्स में जो है बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। ही ऑल्सो यूज टू एडमायर हिज सोशल स्टडीज़ टीचर, और ये अक्सर अपने सोशल स्टडी के टीचर को एडमायर किया करते थे। एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, और क्योंकि जो मिस्टर रिचर्ड ए वेयर जो इनके सोशल स्टडी के टीचर थे, वो दोनों मतलब बहुत ही अच्छे एडवाइज़र थे। किसके एडवाइज़र थे? एब्राइट के बहुत अच्छे एडवाइज़र थे। एंड एब्राइट थॉट दैट हिज टीचर वाज द राइट मैन एज ही वाज द वन हु यूज्ड टू ओपन हिज माइंड टू न्यू आइडियाज़। और रिचर्ड एब्राइट का ये मानना है कि उनके टीचर जो है उनके लिए एक बहुत ही सही पर्सन थे, जो उनको एक अच्छे नए नए आइडियाज़ दिया करते थे, और जिससे उनका जो है दिमाग उन चीज़ों के लिए ओपन होता था, उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होता था। कहीं ना कहीं उनके जो सोशल स्टडीज़ के टीचर थे मिस्टर वेयर, वो उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव द एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेयर सेड। और मिस्टर वेयर जो उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर हैं, वो बहुत ही इम्प्रेस होते हैं एब्राइट से, और वो एब्राइट को कहते हैं कि एब्राइट जो है हमेशा जो है वो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट देते हैं। उनका एक जो है एक अलग ही एफर्ट रहता है किसी चीज़ को करने का। इसको उनके सोशल स्टडीज़ के टीचर अप्रिशिएट करके बोलते हैं। व्हाट प्लीज्ड मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours at night along night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. और उनके टीचर बहुत ही इंप्रेस होके बताते हैं विद द फैक्ट, एक फैक्ट बताते हैं कि हाउ एब्राइट वुड गिव एन एक्स्ट्रा 3-4 hours, कि एब्राइट किस तरह से 3-4 घंटे जो है एफर्ट लगाते हैं इन नाइट एट नाइट, रात में जो है कितना वो एफर्ट लगाते हैं फॉर द डिबेट
रिसर्च के डिबेट पे वो कितना एफर्ट लगाते हैं। अपार्ट फ्रॉम द टाइम दैट ही यूज़ टू गिव टू हिज बटरफ्लाई रिसर्च के अलावा वो जो है 3-4 घंटे डिबेट पे भी काम करते हैं। एंड हिज अदर इंटरेस्ट, और जो उनके दूसरे इंटरेस्ट हैं जैसे कैनोइस्ट हैं वो, और एक अच्छे डिबेटर हैं, एक अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं। तो ये जो उनके अलग अलग इंटरेस्ट हैं उस पर भी वो काफ़ी समय दिया करते हैं साइंस वर्क के अलावा। तो उनका ये एक्स्ट्रा एफर्ट होता है जिसमें वो 3-4 घंटे अपना समय देते हैं, जो कि उनके सोशल स्टडी के टीचर जो है अप्रिशिएट करते हैं। Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. और आगे वो ये बताते हैं, he added that he was competitive. वो बताते हैं कि जो रिचर्ड एब्राइट हैं वो कॉम्पिटिटिव हैं, बट नॉट इन बैड सेंस। कोई मतलब बैड सेंस में नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बैड सेंस में कॉम्पिटिटिव है, ऐसा नहीं है। और वो ये बताते हैं कि जो रिचर्ड एब्राइट हैं वो प्राइज़ को जीतना चाहते हैं। मतलब ही डिड नॉट विन टू गेट प्राइजेज़, मतलब वो ये नहीं चाहते हैं कि लोग खाली वो इनाम को जीतें, बल्कि वो इनाम को जीतने के लिए, मतलब खाली इनाम ही ना जीते लेकिन वो इनाम को जीतने के लिए और उसमें अपना बेस्ट देने के लिए वो हमेशा सोचते हैं। वो चाहते हैं कि वो हमेशा बेस्ट दें, खाली इनाम ही ना जीतें, खाली उनको प्राइज़ ही ना मिले, बल्कि वो अपना उसमें बेस्ट दें और उस पर उनको प्राइज़ मिले। और दिस इज़ वॉट, और यही जो है एक रीज़न है दैट ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और यही एक रीज़न है विच मेक्स हिम द बेस्ट। और वो बताते हैं कि यही जो है उनका एक रीज़न है जिसमें वो हमेशा अच्छे उतरते हैं, जिसमें सबसे अच्छा वो प्रदर्शन करते हैं। And that is one of the ingredients in the making of a scientist. Start with a first rate mind, add curiosity and mix in the will to win for the right reasons. Ebright has these qualities from the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. और फिर यहाँ पर वो जो है बताते हैं कि जो रिचर्ड की एक हैबिट है वो क्या है कि ही मेक्स अ मीन्स दिस हैबिट मेक्स अ गुड साइंटिस्ट टू हिम। ये रिचर्ड को एक अच्छा साइंटिस्ट बनाती है। एंड बिकॉज ही नीड्स अ फर्स्ट रेटेड माइंड, उनका जो है जो माइंड है वो बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत ही इंटेलिजेंट है। एंड अलॉन्ग विद द क्यूरोसिटी, क्योंकि उनके अंदर बहुत ही क्यूरोसिटी होती है, नई चीज़ों को जानने की इच्छा होती है। एंड ही एडेड दैट ही हैड अ विल टू विन फॉर द राइट रीजन्स, कि उनकी हमेशा इच्छा ये होती है कि एक राइट रीजन्स के लिए वो हमेशा जीते हैं, वो हमेशा सक्सेसफुल रहें, ऐसी उनकी इच्छा होती है। एंड सिंस द टाइम रिचर्ड्स मदर गॉट हिम द बुक, और जब से रिचर्ड की मदर ने उनके लिए किताब लाई जिसका नाम क्या है, माइग्रेशन द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसमें जो है मोनार्क का जो है माइग्रेशन बताया गया है। तो ये उनकी क्यूरोसिटी थी जो उनको साइंस के तरफ जो है उनको ले गई, जो उनको साइंस की तरफ ले गई। एंड रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरोसिटी, और उसके बाद से जब वो साइंस के फील्ड में आगे बढ़ गए तो उनकी क्यूरोसिटी कभी साइंस के लिए कम नहीं हुई, बल्कि वो बढ़ती चली गई और एक वो महान साइंटिस्ट बन गए। सो इट वॉज द एप्रिसिएशन वर्ड्स ऑफ द SST टीचर्स, जो उनके SST टीचर्स ने बताया यहाँ पर। और वो रिचर्ड को बहुत अच्छे ढंग से जानते थे और उन्होंने रिचर्ड के बारे में ये सारी चीज़ें ऐड की। तो इस लेसन में भी हम लोगों ने ये जाना कि रिचर्ड एब्राइट जो है किस तरह के साइंटिस्ट थे और उन्होंने क्या क्या एफर्ट किया, उनकी क्या क्या हैबिट रही उनको अच्छा साइंटिस्ट बनाने के लिए। वी ऑल मस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्टोरी, हमें इस स्टोरी से प्रेरणा लेनी चाहिए और रिचर्ड एब्राइट की तरह से एक लगातार मेहनत करनी चाहिए अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एक राइट रीज़न होना चाहिए सक्सेस के लिए, ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें किसी भी काम को करने के लिए एक राइट रीज़न होना चाहिए। एक खाली जीतने का ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके पीछे एक सही एक कारण भी होना चाहिए कि हमें जीतना क्यों है। तो इसे हमें बहुत सारे इंस्पिरेशन मिलते हैं। आई होप दैट यू विल टेक द इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस स्टोरी एंड दिस video and this discussion was very helpful to you. Thank you for watching this video. See you in the next video.